अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम विक्टोरियन लिटरेचर का, विक्टोरियन ईरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पोएट देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग। पिछले लेक्चर में हमने अल्फ्रेड टेनिसन को देखा था। अल्फ्रेड टेनिसन, जब भी हम विक्टोरियन पोएट्री की बात करते हैं तो दो बड़े नाम अहम आते हैं, एक अल्फ्रेड टेनिसन का आता है और दूसरा रॉबर्ट ब्राउनिंग का आता है। ये एक दूसरे के कंपिटिटर भी थे और लिटरेचर के हवाले से एक दूसरे के अपोजिट और कंट्राडिक्शन भी है। अल्फ्रेड टेनिसन जहाँ पे पेसिमिस्ट है और ही इज द पोएट ऑफ द हर्ट, तो वहीं पे रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो ऑप्टिमिस्ट है और ही इज द पोएट ऑफ द इंटेलेक्ट, यानी उसकी इसकी शायरी जो है वो जहन को अपील करती है और उसकी शायरी जो है, अल्फ्रेड टेनिसन की शायरी पोएट्री जो है वो अपील्स टू द इमोशन एंड द हार्ट ना। आज के लेक्चर में हम इसकी लाइफ देखेंगे, वर्क्स देखेंगे और फिर उसकी पोएट्री का मैसेज क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि हाउ गुड इज मैन लाइफ द मेयर लिविंग, हाउ फिट टू एम्प्लॉय ऑल द हर्ट एंड द सोल एंड द सेंसेस फॉरएवर इन अ जॉय। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी कितनी अच्छी होगी कि अगर वो सिर्फ मेयर लिविंग के ऊपर गौर करे, सिर्फ जिंदा रहने के ऊपर गौर करे। इंसान जो है तब अपनी खुशियां खो देता है जब वो मेयर यानी आज में रहने की बजाय कल और पीछे में रहना शुरू कर देता है। तो इंसान को हमेशा पास्ट से सबक सीखना चाहिए, लेकिन पास्ट में रहना नहीं चाहिए। फ्यूचर के बारे में प्रोजेक्ट करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के ऊपर इमेजिनरी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। प्रेजेंट की जो लिविंग है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ फिट टू एम्प्लॉय ऑल द हर्ट एंड द सोल एंड द सेंसेस फॉर एवर इन अ जॉय। तो कहता है जो बंदा मेयर लिविंग में और प्रेजेंट में रहता है तो ही इंजॉयज द लाइफ। In this new song of the David from Browning's Seoul, we have a suggestion of astonishing vigor and hope that characterized all the works of Browning. यानी ब्राउनिंग जो है हैप्पीनेस को जो है ना, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है। And one poet of the age who, after 30 years of the continuous work, was finally recognized and placed beside Tennyson, and whom future ages may judge to be a greater poet, perhaps even the greatest in our literature since Shakespeare. यहाँ पे मैं एक बात की वजाहत करता जाऊँ कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फ्रेड टेनिसन ने जब पोइट्री लिखना शुरू की तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, यहाँ तक कि उसने 10 साल तक के लिए पोइट्री छोड़ दी। सेम वॉज द केस विद रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसके ऊपर भी सेम हुई। जो क्रिटिक्स अल्फ्रेड टेनिसन को क्रिटिसाइज करने वाले थे वही रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी क्रिटिसाइज करने वाले थे। इसके ऊपर उन्होंने चार्ज लगाया ऑब्सक्योरिटी का, कि उसकी शायरी जो है वो समझ नहीं आती। आगे हम इसी ऑब्सक्योरिटी के आंसर भी देंगे कि किस रीजंस के ऊपर वो ऑब्सक्योर था। ही हिमसेल्फ जो है ना वो ऑब्सक्योर नहीं था, बल्कि वेरी मच लर्नेड मैन था। तो अब एक लर्नेड आदमी को आम बंदा उसकी जुबान समझ नहीं सकता। यानी एक इंतहाई अगर कोई पढ़ा लिखा पीएचडी डॉक्टर बंदा है तो उसकी जो टॉक होगी वो एक आम बंदे के लिए, आम रीडर के लिए ऑब्सक्योर ही हो जाएगी। इसका लेटर हम आगे जवाब देंगे। The chief difficulty in the reading Browning's is the obscurity of his style, which the critics of a half century ago held up to ridicule. में उसका मजाक उड़ाया करते थे कि उसकी तो समझ ही नहीं आती। Their attitude towards the poet's early work may be inferred from Tennyson's humorous criticism of Sordillo. It may be remembered that the first line of this year, even Alfred Tennyson ने इसके ऊपर criticism की थी कि उसकी जो poem Sordillo है, कहते उसकी मुझे पहली लाइन और आखिरी लाइन समझ आती है लेकिन ना समझने के काबिल। It may be remembered that the first line of this obscure poem is who will, ये लाइन की ओपनिंग, उस पोएम की ओपनिंग लाइन है, who will may hear Sordillo's story told, and that the last line is who would have heard Sordillo's story told. यानी शुरू में ये है कि जो कोई बंदा भी कहानी सुनना चाहे सॉर्डिलो की, और एंड पर भी जिसने भी सुनी है वो बता सकते हैं। तो टेनिसन कहते हैं कि मुझे ये दो लाइनें समझ आई, लेकिन उसमें ये कहना क्या चाहता है ब्राउनिंग मुझे इस बात का नहीं पता। सिर्फ सॉर्डिलो जैसे सेंटेंस होता है यूं समझने के आई एम एबल टू रीड द सेंटेंस, नॉट टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम। Tennyson remarked that these were the only lines in the whole poem that he understood, and they were evidently both lies. और फिर टेनिसन कहते हैं कि ये दोनों लाइनें झूठ थी। यानी जिसने भी
सार्डिलो की कहानी, जो पहले तो ये है कि सार्डिलो की कहानी सुनना कोई नहीं चाहता था, और जिसने भी सुनी तो उसको समझ नहीं आई। If we attempt to explain this obscurity which puzzled Tennyson and many less friendly critics, जो इसी तरह का टेनिसन के साथ दूसरे जो critics थे उनको भी परेशान किया, which puzzled Tennyson and many less friendly critics, we find that it has many sources. First, ये अब reasons है ना, ये किन वजह से वो obscure था। First ये है कि the poet's thought is often obscure or else so extremely subtle that the language express it imperfectly। यानी शायर का जो लैंग्वेज सॉरी थॉट है वो कमाल का था, लेकिन लैंग्वेज उसने जो यूज़ की वो उसको ऑब्सक्योर बना देती थी। यानी ग्रेटर थॉट के लिए उसका लैंग्वेज का इशू था, जिस वजह से वो ऑब्सक्योर हो गया ना। Thoughts hardly to be packed into a narrow act, fancies that broke through the language and escaped। तो वो कहते हैं कि जो मेरे ख्यालात थे वो लैंग्वेज में पैक ना हो सकते थे, इस वजह से लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज से स्लीप हो जाते थे, एस्केप हो जाते थे। सेकेंड वजह जो है वो ये है कि ब्राउनिंग इज लेड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर बाय हिज ओन मेंटल एसोसिएशन। यानी जो शायर खुद जिस चीज़ को तशबीह दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ अगर डैफोडिल्स के साथ उसकी इतनी एसोसिएशंस है कि वो जब डैफोडिल का को देखता है तो उसका दिल जो है वो डांसिंग शुरू कर देता है। तो एक बंदा जिसके लिए जिसने डैफोडिल कभी देखे ही ना तो उसके लिए तो डैफोडिल्स का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज ऑफ नो यूज। तो दूसरी वजह थी यानी कि शायर जो था ब्राउनिंग जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, या वो अपनी मेंटल एसोसिएशन के साथ हम चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं जैसे, तो वो आम रीडर के लिए उनको पता ही नहीं था कि शायर किस उस पर किस पैरामीटर के ऊपर किस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं, एंड forgets that the reader's association may be of an entirely different kind। वैसे ये शायर को चाहिए कि वो चूंकि आम आदमी के साथ बात कर रहा होता है तो चाहे वो जितना भी बड़ा फिलोसफर हो तो उसे आम रीडर के जहन को और उसकी लेवल को और उसके एसोसिएशन को माइंड में रख कर पोइट्री करनी चाहिए। लेकिन ब्राउनिंग जो है ही नेवर केयर्ड अबाउट हिज रीडर्स ना, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज ओन मेंटल एसोसिएशन। थर्ड रीजन ये है कि ब्राउनिंग इज केयरलेस इन हिज इंग्लिश एंड फ्रीक्वेंटली क्लिप्स हिज स्पीच। यानी वो बात करते करते रुक जाता है तो वो रीडर जो है वो परेशान हो जाता है कि वो किस सेंस में वो बात कर रहा है। गिविंग अस अ सीरीज ऑफ इजैकुलेशंस ना, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है तो फौरन वो साइंस की बात कर देता है कि ये मेरा मेरा फलसफा ऐसे है कि जैसे न्यूटन का फलां फलसफा था। तो बंदा क्या शायर को समझाना चाहिए आम अल्फाज में रीडर को, रीडर के माइंड के अकॉर्डिंगली चाहिए। अब ये तो नहीं कि वो कहे कि जी स्टैट का फलां फार्मूला भी मेरा यहाँ पे इस बात के ऊपर अप्लाई होता है, तो रीडर इज अनएबल टू रीड द स्टैट एट द सेम टाइम। As we do not quite understand his process of thought, we must stop between the ejaculations to trace out the connections। No? फोर्थ रीजन ये है कि ब्राउनिंग्स अलूजन जो है ना, अलूजन कहते हैं रेफरेंसेस को जो अदर आउट ऑफ टेक्स्ट देता है, आर ऑफन फॉर फेच्ड दूर दराज के, जैसे मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज हुए हैं, मेटाफिजिकल अलूजन इस्तेमाल किए हैं जॉन डन ने, तो वो जॉन डन की शायरी को डिफिकल्ट बना देते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बना देते हैं। Same is the case with the Browning, referring to some odd scrap of information which has picked up in his wide reading and the ordinary readers find it difficult to trace and understand them. Finally, Browning wrote too much and revised too little। यानी ब्राउनिंग कहता था कि मैं बजाय इसको सही करने पे बैठूं तो मैं इस तरह की और पोएम लिख लूंगा ना, तो he never cared about what he was writing ना, इस वजह से भी obscurity आ गई। The time which he should have given to making one thought clear was used in expressing another thought that flitted through his head like a flock of swallows। ऐसे जैसे गौल दर गौल जो है वो बाहर आ रहे थे, flocks of swallows, जैसे परिंदों की या मुर्गाबियों के आपने देखे होंगे गौल के उड़ रहे होते हैं, चिड़ियों के गौल उड़ रहे होते हैं, ये फ्लॉक्स ऑफ स्वेलोज आपने, तो बहुत ज़्यादा जब चिड़ियाँ उड़ती हैं तो बड़ा शोर करती हैं, तो कहते हैं इस तरह के थॉट्स जो है वो उसके हेड से आ रहे थे। हिज फील्ड वॉज द इंडिविजुअल सोल नेवर एग्जैक्टली अलाइक इन एनी टू मैन। तो वो इस तरह के इंटेलेक्ट का बंदा था कि उस जैसा कोई और नहीं था।
and he sought to express his hidden motives and principles which govern individual actions. तो ही हिमसेल्फ वॉज इंडिविजुअल, और वो अपनी पोइट्री में भी इंडिविजुअल था, तो वो किसी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता था. इन दिस फील्ड ही इज लाइक अ माइनर डेल्विंग अंडरग्राउंड. ये बड़ी लाइन अच्छी है कि वो ऐसे था कि जैसे माइनर होते हैं, माइनर से मुराद ये जो काने खोद होते हैं ना, तो कहते हैं उसकी तरह था कि अंडरग्राउंड से वो जो है ना चीज़ें, जैसे माइनर जो होता है वो पहाड़ में से हर चीज़ निकाल के बार बार फेंक रहा होता है. सेंडिंग अप मैसेस ऑफ मिंगल्ड अर्थ एंड ओर कीमती धातु को कहते हैं ना, जो गोल्ड वगैरह होते हैं तो आयरन वगैरह उसको ओर्स कहते हैं, तो वो अमूमी तौर पर अर्थ में मिंगल्ड होता है. And the reader must sift all this material to separate the gold from the dross. कहते हैं ये रीडर का काम है कि वो जो है अच्छी धातुओं को, गोल्ड को जो है ना ड्रॉस से, ड्रॉस कहते हैं जो फजूल मिट्टी होती है, फारिग मिट्टी होती है, उसमें से अलहदा करे ना. Here certainly are the sufficient reasons for Browning obscurity, and we must add the word that the fault seems unpardonable. ये बहरहाल उसका unpardonable, नाकाबिल माफ़ी जुर्म तो है, for the simple reason that the Browning shows himself capable at times of writing directly, melodiously, and with noble simplicity. So much for the faults which must be faced and overlooked before one finds the treasure that is hidden in the Browning's poetry. Of all the poets in our literature, no other is so completely, so consciously, so magnificently a teacher of the man. अपने obscure होने के बावजूद भी जो थॉट, जो डायरेक्शन और जो मैसेज उसने लिटरेचर में अपनी पोएम्स के जरिए इंसान को दिया है, he is unparalleled. He feels his mission of the faith and courage in a word of doubt and timidity. बच्चे इसी तरह इसको मेंटेन करना वन इंडिविजुअल को, यानी इंतहाई क्योस में, इंतहाई बुरे हालात में उम्मीद का जो मैसेज देता होता है, वो अमूमी तौर पर अजीम इंसान होता है. जब हम विक्टोरियन लिटरेचर की बात करते हैं, पहले लेक्चर में हमने बात की भी थी कि दैट वाज द एज ऑफ सोशल अनरेस्ट और दैट वाज द एज ऑफ सोशल एंग्जाइटी एज वेल. तो टेनिसन अपने आप को सोशल एंग्जाइटी से अलहदा ना कर सका. ही फेल इनटू दैट ड्रिज ऑफ दैट क्योस एंड अनसर्टेनिटी ना. जबकि ये ब्राउनिंग है, ही कीप हिमसेल्फ अब्रेस्ट टू द सिचुएशन. उसने अपने आप को उस सिचुएशन में ऑप्टिमिस्ट रखा. फॉर 30 years he faced indifference or the ridicule, working bravely and chiefly the while until he made the word recognized and follow him. कि 30 साल तक उसको क्रिटिक्स और उसके इवन क्लोज जो दोस्त थे वो भी क्रिटिसाइज करते रहे. इवन टेनिसन जो इतना बड़ा पोएट था, ही नेवर लेट ब्राउनिंग आउट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो उसने भी उसे नहीं छोड़ा. तो इसके बावजूद भी ही हिमसेल्फ रिमेन ब्रेवली राइट करता रहा और ऑप्टिमिस्ट भी रहा. उसने किसी से गिला भी नहीं किया. The spirit of his whole life is well expressed in his poem Paracelsus, written when he was only 26 years old, जब वो 26 साल का था. I see my ways as birds their trackless ways. ये उसकी लाइन है. कहता मैं भी अपना रास्ता ऐसे देखता हूँ जैसे परिंदे जो है ना वो उड़ते हैं लेकिन उनका कोई रास्ता नहीं होता. I shall arrive what time, what circuit first, I ask not, but unless God sends his hail. कहता मैं उसी दायरे में घूमूंगा, उसी वक्त वापस आऊँगा जब खुदा की मदद होगी. आर ब्लाइंडिंग फायर बॉल्स, स्लीट और स्टिफलिंग स्नो, ये सारी चीज़ें जो है ना आजमाइश की होती हैं. फायर बॉल्स उसके ऊपर गिरें, तोपें यानी गोले, आग के गोले उसके ऊपर गिरें या स्टील या बर्फ़ जो है. इन सम टाइम हिज गुड टाइम आई शेल अराइव. कहता है जब अल्लाह की मर्जी होगी तो तब मैं आऊँगा और किसी न किसी टाइम मैं आऊँगा ज़रूर. ही गाइड्स मी एंड द बर्ड. कहता खुदा जैसे परिंदे को गाइड करता है उसी तरह मुझे गाइड करता है इन हिज गुड टाइम ना. बट ही इज़ नॉट लाइक सो मैनी अदर्स एन इंटरटेनिंग पोइट. ये उसके ऊपर एक और चार्ज है, यानी आम आदमी को वो समझ ही नहीं आता, तो फिर उसके लिए रीडर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड हिम. उसकी शायरी पे बंदा ऐसे वाह वाह नहीं कर सकता.
वन कैन नॉट रीड हिम आफ्टर डिनर, ये बहुत अच्छी लाइन है। कहता है कि वो बंदा उसे खाना खाने के बाद नहीं पढ़ सकता। और व्हेन सेटल्ड इन अ कंफर्टेबल इजी चेयर, या जब आसान कुर्सी के ऊपर बैठा होता तब नहीं पढ़ सकता। वन मस्ट सिट अप एंड थिंक एंड बी अलर्ट व्हेन ही रीड्स ब्राउनिंग। तो जब बंदा ब्राउनिंग को पढ़ रहा हो तो उसे गौर से बैठना चाहिए, गौर करना चाहिए और अलर्ट होकर के, क्योंकि टेनिसन किसी भी लाइन में कहीं से भी इजैकुलेशन करके कोई और थॉट आपको स्टैट पे ला सकता है, साइंस पे ला सकता है, जियोलॉजी पे ला सकता है, एस्ट्रोलॉजी में ला सकता है, जबकि वो एक आम शेफर्ड की बात कर रहा होता है पोएम में ना। If we accept these conditions, we shall probably find that the Browning is the most stimulating poet in our language. His influence upon our life is positive and tremendous. His strength, his joy of life, his robust faith, and his inconceivable optimism enter into us, making us different and better men after reading him. And perhaps the best thing he can say of the Browning is that his thought is slowly but surely taking possession of all the well-educated men and women, कि वो आम आम से थॉट के ऊपर जुबान में बात करेगा, लेकिन अच्छे खासे जो एजुकेटेड मैन एंड वुमेन होगा उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ब्राउनिंग्स फादर वॉज यूज, अब हम उसकी लाइफ देखते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ। बैंक में क्लर्क था, उसके अब्बू क्या करते थे, और अम्मी जो है उसकी शी वॉज ऑफ वेरी रिफाइंड टेस्ट। अर्ली लाइफ देखेंगे, फिर हम उसके बाद में वर्क्स देखेंगे। Browning's father was outwardly a businessman, a clerk for 50 years in the Bank of England. Inwardly, he was an interesting combination of the scholar and the artist. ब्राउनिंग का जो फादर था, और ब्राउनिंग की जो मदर थी, हिज मदर वाज अ सेंसिटिव म्यूजिकल वुमन, एविडेंटली her lovely, very lovely in the character, the daughter of a German ship owner and a merchant who has settled in Scotland. अब ये दोनों चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं कि उसका बाप जो था वो स्कॉलर था और माँ जो थी वो म्यूजिकल सेंसिटिव थी टूवर्ड्स म्यूजिकल वुमन थी। तो ब्राउनिंग ने अपने बाप से स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरली नेचर ली, और माँ से जो है वो म्यूजिकल नेचर ली। तो ही वॉज द ब्लेंड ऑफ बोथ स्कॉलरली एंड फिलोसॉफिक थॉट्स और म्यूजिक का ना। तो she was of the Celtic descendant, and Carlyle describes her as was the true type of the Scottish gentlewoman. From his neck down, Browning was the typical Breton, short, stocky, large-chested, robust, and even in the lifeless portrait, his face changes as we view it from different angles. कहते हैं जब हम उसको different angle से देखते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती है। क्या क्या चीज़ें नज़र आता है आप देखिएगा। Now it is like an English businessman. कभी तो वो हमें ब्राउनिंग जो है वो इंग्लिश बिजनेसमैन लगता है। नाउ लाइक अ जर्मन साइंटिस्ट, एंड नाउ इट हैज़ अ क्यूरियस सजेशन ऑफ अंकल रैम्यूस, these being no doubt so differently reflections of his mixed and unremembered ancestors, ब्राउन उसके ना रॉबर्ट ब्राउनिंग। He was born in Camberwell on the outskirts of London in 1812. From his home and from his first school at Peckham, he could see London and the city lights by the night and smoky chimneys. The day by the day had same powerful fascination for the child that the woods and the fields and the beautiful country had for his friend Tennyson। यानी वो टेनिसन जो है वो गांव में पैदा हुआ था, देहाती इलाके में पैदा हुआ था, जबकि ब्राउनिंग जो है वो शहर में पैदा हुआ। His schooling was short and desultory, his education being attended to by private tutors and by his father, who left the boy largely to follow his own inclination. Like the young Milton, Browning was fond of music, क्योंकि ये उसको उसकी मदर से टेस्ट, म्यूजिक का टेस्ट उसकी मदर से आया था। But unlike Milton, though those poetry these runs a great melody, music seems to have no consistent effect upon verse, which is often so jarring that one must wonder how a musical air could have endured it ना। इस लाइन का ये जो मैंने अभी पढ़ा है, मिल्टन का टेस्ट म्यूजिक का था, तो लेकिन वो अपनी सारी पोएम में जो है ना वो म्यूजिकल भी रहता था। जबकि ब्राउनिंग जो था, हिज टेस्ट वाज ऑफ द म्यूजिक, और हो सकता था कि वो पोएम को म्यूजिकल स्टार्ट से शुरू करे, लेकिन आगे जाकर ना वो इतना भद्दा हो जाता था, इनकंसिस्टेंट था, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, थ्रू आउट पोएम में म्यूजिकलिटी नज़र नहीं आती। तो कहते हैं एक बंदा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा म्यूजिकल पोइट हो
और he adores some कि म्यूजिक टू द रीडर्स लेकिन एंड पर वो प्रोवाइड ना कर सके ना लाइक टेनिसन दिस बॉय फाउंड हिज वर्क वेरी अर्ली एंड फॉर 50 years हार्डली अ वीक पास दैट ही डिड नॉट राइट पोएट्री कोई ऐसा वीक नहीं गुजरता था जब उसने पोएम ना लिखी हो ही began at 6 to produce verses in the imitation of Byron but unfortunately this early work has been lost. Then he fell under the influence of Shelley, and his first known work, Pauline, must be considered as a tribute to Shelley and his poetry. Tennyson's earliest works जो थे उनमें सबसे पहला था Poems by Two Brothers had been published and well paid for 5 years before. But Browning could not find any publisher who could even consider Pauline, and the work was published by means of money furnished by an indulgent relative. उसने छपवा के दी थी जान और वो indulgent का मतलब है कोई इतना शरीफ ज़्यादा नहीं था. This poem received scant notice from the reviewers who had been pronounced like hawks. यानी शक्रे की तरह वो ऑलरेडी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे. जो क्रिटिक्स ऑफ दैट विक्टोरियन एज के हैं उन्होंने टेनिसन को भी नहीं छोड़ा और ब्राउनिंग को भी नहीं छोड़ा. On the Devonport upon Tennyson's first two modest volumes. Now. 2 years later appeared Paracelsus, and then this tragedy of and his tragedy of the Stratford was put into the stage, but not till Sardillo was published in 1840 did he attract attention enough to be denounced from the obscurity and the vagaries of his style. 6 years later, in 1846, he suddenly became famous. वजह उसकी मशहूरी की देखें पोइम्स की वजह से नहीं हुआ था बल्कि वो एक और एलिजबेथ बैरट की वजह से जिसके साथ उसने भाग के शादी की वो शायरा थी तो उस वजह से ये भी मशहूर हो गया. But because he finished in that year his Bells and the Pomegranates, which is Browning's symbolic name for the poetry and the thought, and the singing and the ceremony, but because he eloped with the best known literary woman in England, Elizabeth Barrett, whose fame was for many years, both before and after her marriage, much greater than the Brownings. वो ब्राउनिंग से ज़्यादा मशहूर थी एंड ब्राउनिंग भी उसी की वजह से मशहूर हुआ एंड हु वाज एट फर्स्ट कंसीडर्ड सुपीरियर टू टेनिसन एज वेल. Therefore, until his own work compelled attention, he was known chiefly as the man who married Elizabeth Barrett. यानी उसका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. लोग ये कहते थे कि ये वो बंदा है, ये वो शायर है जिसने एलिजबेथ बैरेट से शादी की. For years, this lady had been an almost helpless invalid, and it seemed a thing when Browning, having failed to gain her family's consent to the marriage, क्योंकि फैमिली इसकी शादी से राजी नहीं थी, carried her off romantically. Love and Italy proved better than her physicians, and for 15 years Browning and his wife lived as ideally happy life in Pisa and in Florence. The exquisite romance of their love is preserved in Mrs. Browning's Sonnets from the Portuguese. ये उसकी किताब थी क्या नाम है मिसेस ब्राउनिंग की यानी बैरेट की ना जो इसकी वाइफ थी. And in the volumes of the letter recently published, wonderful letters but so tender and intimate that it seems almost a scary latch from inquisitive eyes to read them. Mrs. Browning died in Florence in 1861. The loss seemed at first too much to bear, and Browning fled from with his son to the England. वो इटली से वापस अपने बेटे के साथ इंग्लैंड में आ गया. For the remainder of his life, he lived alternately in London and in various parts of Italy, especially in the Palazzo or Rizzinuco in the Venice, which is now an object of pilgrimage to almost every tourist who visits the beautiful city. Whenever he went, he mingled with the men and the women sociable. वो अपनी विशेष के काम को भुलाने के लिए well dressed था, courteous था, loving crowds and popular applauses. The very reverse of his friend Tennyson. Tennyson का बिल्कुल opposite था. His earlier work had been much better appreciated in America than in England. But with the publication of The Ring and the Book in 1868,
he was at last recognized by his countrymen as one of the greatest poets of English poets. He died in Venice on December 12 December 12 December 1889, the same day that saw the publication of his last work. उसी दिन उसका ये काम पब्लिश हुआ था ओस्लैंडो. तो इटली ऑफर्ड हिम एन ऑनर रेस्टिंग हिज प्लेस. इटली वाले चाह रहे थे कि मतलब इसको हमारे मुल्क में दफन किया जाए, लेकिन इंग्लैंड ने क्लेम किया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है. इंग्लैंड क्लेम्ड हिम फॉर हर ओन एंड ही लाइज बरीड बिसाइड टेनिसन इन वेस्टमिनिस्टर एबे. इंग्लैंड में ना. The spirit of his whole life is magnificently expressed in his own lines in the epilogue of his last book. One who never turned his back but marched abreast forward. कि मैं वो हूँ जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहा. ब्रेस्ट फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ चलना. Never doubted clouds would break. Never dreamed thou right were worst या wrong would triumph. कहता मैंने कभी ये नहीं कहा कि बादल जो होते हैं, या मैंने ये शक नहीं किया कि बादल जो है वो छट जाएंगे दुख के, परेशानी के, और कभी मैंने इतना ज़्यादा ख्वाब भी नहीं देखे, बल्कि और ये वाला खौफ भी मुझ में नहीं था कि राइट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और राइट रॉन्ग जो है ना वो कभी फतह भी पा जाएगा. अगरचे हालात मुश्किल आते हैं, राइट एंड रॉन्ग की हमेशा जंग रहती है, लेकिन ब्राउनिंग खुद कह रहा है कि मतलब मुझे कभी भी ये खौफ नहीं रहा कि राइट जो है वो वर्स्ट के ऊपर छा जाएगा. ये मुझे ये भी तवक्को नहीं रहती, लेकिन ये भी मेरे डर नहीं था कि जो बुराई है वो कभी जीत भी जाएगी. हेल्ड वी फॉल टू राइज. और कहता हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें फॉल करते हैं. वी हेल्ड फॉल टू राइज आर बैफल टू फाइट बेटर. और हमेशा हमें हिम्मत दिलाई जाती है और हम हिम्मत करते हैं आगे अच्छे अंदाज से लड़ने के लिए. स्लीप टू वेक, जैसे कि सोते हम इसलिए हैं ताकि हम जाग सकें, तो जागने के लिए सोना ज़रूरी है. राइज के लिए फॉल ज़रूरी है. और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौजूदा आज और कल जो है गुजरा हुआ कल वो बुरा होना ज़रूरी है. तो इंसान जो है वो मिक्सचर है अच्छाई और बुराई का, हिम्मत और डिसअपॉइंटमेंट का. तो कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें गौर से देखनी चाहिए, और यही उसी चीज़ का वो मंबा था. अब हम उसके वर्क्स देखते हैं कि उसके अर्ली वर्क्स और लेटर वर्क्स किस तरह के थे. और मेजरली उसकी जो पोइट्री है वो ड्रामेटिक इन फॉर्म में है. तो हम मेजरली उसी के ऊपर बात करेंगे किस किस सेंसेस में उसने ड्रामेटिक पोइट्री लिखी. A glance at even the titles which the Browning gives to his best known volumes, dramatic lyrics, ये उससे पता ही चल रहा है कि हर उसकी किताब में अमूमी तौर पर ड्रामेटिक का वर्ड आता है. Dramatic lyrics in 1842, dramatic romances and the lyrics in 1844-45, Men and the Woman 1853, dramatic persona 1864, will suggest how strong the dramatic element is in all his works. Indeed, all his poems may be divided into three classes. यानी प्योर ड्रामास जो हैं बिल्कुल, और फिर ड्रामेटिक जो लिरिक्स हैं इनमें आपस में डिवाइड की जा सकती है. लाइक स्ट्रैटफुल एंड अ बोल्ड इन द स्ट्रैचियन dramatic narrative. Like paper passes which are the dramatic in form but are not meant to be acted. यानी ड्रामेटिक फॉर्म में है लेकिन एक्ट के लिए नहीं है. एंड ड्रामेटिक लिरिक्स विच like the last ride together, which are short poem expressing some strong personal emotion or describing some dramatic episode in the human life, and in which the hero himself generally tells a story. Though Browning is often compared with Shakespeare, and the reader will understand that he has very little of Shakespeare, जो dramatic talent Shakespeare का था उसमें इसमें नहीं था. He cannot bring a group of the people together and let the actions and the words of his characters show us the comedy and the tragedy of the human lives as it has been expressed by the Shakespeare. Neither can the author be disinterested, satisfied as Shakespeare was with his life itself, without drawing any moral conclusion. Browning has always a morals ready. शेक्सपियर जो ड्रामाई अंदाज में शेक्सपियर हैज़ नेवर टॉट द मॉरल थिंग्स ना. शेक्सपियर ने, यही शेक्सपियर की ग्रेटनेस है. जब शायर जो है वो जजमेंट के ऊपर आ जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो जब वो प्रीचर बन जाता है शायर नहीं रहता, या अपनी ग्रेटनेस की जो डेस्टिनी होती है उसे लूज कर जाता है. ये शेक्सपियर की ग्रेटनेस है कि शेक्सपियर ने हर चीज़ जो था वो मॉरल
लेट द मॉरल टू द रीडर ना, कि ये थिंग्स इस तरह हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो वो वाला जो सही दुकानदार होता है तो वो अपनी सारी चीज़ें दिखा देता है कि ये चीज़ें हैं। जो उसके फ़वाइद गिनना शुरू कर देता है कि ये भी ले लें, ये आपको सर्दियों में काम आएगा, ये गर्मियों में काम आएगा, तो लोग उससे डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमें पता है कि हमने गर्मियों में कौन सी चीज़ पहननी है, सर्दियों में कौन सी चीज़ पहननी है। तो ये ब्राउनिंग और शेक्सपियर का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। शेक्सपियर जो था, ही कीप्स द थिंग्स एविडेंटली टू हिज रीडर्स ना, और यहाँ पे ब्राउनिंग जो है, ही स्टार्ट टीचिंग द लाइफ। His dramatic power lies in depicting what he himself calls the history of a soul. Sometimes, as in the Paracelsus, he endeavors to trace the progress of human spirit. More often, more often he takes some dramatic moment in life, some crisis in the ceaseless struggle between the good and the evil, and describes with the wonderful insights the hero's own thoughts and the feelings. But he almost invariably tells us how, at such and such a point, the good or the evil in his hero must inevitably have triumphed. ना ये वो नहीं बता पाता कि किस वजह से, किस रीजन के ऊपर गुड जो है वो जीत गई और इविल हार गई। And generally, in my last stretches, the speaker adds a word here and there, aside from the story, which unconsciously shows that the kind of a man he is. यानी जब वो here and there की बात कर रहा है तो वो uncertain सा शो होता है। यानी कहते हैं ना कि डू नॉट बीट द बुशेस, बीट अमंग द बुशेस, कम टू द पॉइंट। तो जब वो हियर एंड देयर, यहाँ था वहाँ था, ऐसे था वैसे था, तो वो अपने सेंट्रल पॉइंट से हट जाता है। It is this power of revealing the soul from within that causes Browning to fascinate those who study him long enough. His range is enormous and brings all sorts and conditions of the men under analysis. The musicians in the Abbot Volgarius की poem है, the artist in the Andreas del Sarto, the early Christian in A Death in the Desert, and the Arab horseman in the Muti, the sailor in the Haria Keel, and the medieval, ये basically उसने different तरह की जो mythologies थी उनको भी वो किया, medieval knight and the child role and और इसी तरह के और भी। In this, it is the great range of sympathy with many different types of life that constitutes Browning's chief likeliness to Shakespeare. Though otherwise there is no comparison between the two men, if we separate all these dramatic poems into three main periods, the early from 1833 to 1841, ये उसका पहला पीरियड है पोएम्स का ना, 1833 से लेकर 1841 तक, the middle from the 1841 to 1868, and the last from 1868 to 1889. The work of the beginner will be much more easily designated. Of his early soul studies, Pauline, Paracelsus, and the Sardilos जो है वो little need to be said here, except perhaps this. And if we begin with these works, we shall probably never read anything else by Browning. कि हमें शुरू में इतना वो obscure लगता है कि अगर हम इनको पहले पढ़ना शुरू कर दें तो फिर हम ब्राउनिंग को बाद में कभी नहीं पढ़ेंगे, and that were a pity. It is better to leave these obscure works until his better poems have so attracted us to Browning that we will cheerfully endure his worst faults to the sake of his own undoubted virtues. The same criticism applies, though in the less degree, to his first drama, Stratford, जो कि उसने 1873 में लिखा, 37 में लिखा, which belongs to his early period of his works. The merciless criticism which greeted Sardillo had a wholesome effect on Browning, as is shown in the better work of his second period. डेफिनेटली वो इस क्रिटिसिज्म से लेसन भी लर्न करता था और ज़्यादा उसने रिफाइंड टेस्ट में लिखना भी शुरू कर दिया था। Moreover, his new power was developing rapidly, and as may be seen by comparing the numbers of his famous Bells and the Pomegranates series in 1841 to 1846 with his earlier works. Thus, the first number of his wonderful series, published in 1841, contains Pippa Passes, which is on the whole the most perfect of his longer poems, and another number contains A Bolt in the Sachion, which is the most readable of his dramas. Even a beginner must be thrilled by the beauty and the power of these two works.
Browning gained steadily in the power of revealing the hidden springs of the human action, यानी जो इंसान की जबिल्लत होती है, हिडन स्प्रिंग्स होते हैं उनके ऊपर उसने steadily मतलब ना लिखा. But he often resembles most tiresomely, and in general his works loses in sustained interest. यानी शुरू में वो इतने बड़े क्लेम्स कर जाता है कि लेटर ऑन उनके ऊपर वो यानी कि जो इफेक्ट क्रिएट करता है एट द स्टार्ट, लेटर ऑन उसकी पोएम में वो टेस्ट नहीं रहता, तो ये उसका फॉल्ट है. But often resemble most tiresomely and in general work loses its sustained interest. It is perhaps significant that most of his best work was done under Mrs. Browning's influence. What to read? Of the short miscellaneous poems there is, ये उसकी miscellaneous poems हैं जिसके मैं just नाम वो read करा देता हूँ आपको, is such an unusual variety that one must hesitate a little in suggesting that this and that to the beginner's attention. My Star है, एल्विन्स होप है, वांटिंग है, व्हाट, ये सारी उसकी पोएम्स के नाम है जो शुरू शुरू में, मतलब अब व्हाट जो है वो किसी पोएम का नाम तो नहीं हो सकता ना. होम थॉट्स फ्रॉम द अब्रॉड, मीटिंग एट नाइट, वन वर्ड मोर, ये उसकी अर्ली पोएम्स हैं, तो जो बड़ी अजीब किस्म की है. एन एक्सक्यूजिट ट्राइब्यूट टू हिज डेड वाइफ, Prospice, Look Forward, Songs from Pippa various love poems like By the Fireside, in आग के किनारे बैठ, and the last ride together, the inimitable Pied Piper, and the ballads from the Herb Reel, and how they brought the good news. These are the mere suggestions expressing only the writer's personal preferences. और वो तो रीडर के जो पर्सनल पोइट्री होती है वो शायद रीडर के इंटरेस्ट की इतनी नहीं होती. बट अ ग्लैंस एट द कंटेंट ऑफ द ब्राउनिंग्स वॉल्यूम विल रिवील द scores of other poems which another writer might recommend as being better in themselves are more characteristics of the Browning. Among Browning's dramatic soul studies, there is also a very wide choice. Andrea del Sarto is one of the best, revealing as it does the strength and the weakness of the perfect painter, whose love for a soulless woman with a pretty face saddens his life and hampers him his best work. Next in the importance to the Andrea stands an apostle reciting the experiences of the Krakish and an Arab physician who is one of the best example of Browning's peculiar method of presenting the truth. आर्ट को जो है ना ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आर्ट का सहारा लेता था. ये जो ऊपर हमने बात की ना कि एंड्रिया डी साल्टो के में कि जिसमें एक पेंटर जो है, परफेक्ट पेंटर जो है वो हु लव फॉर अ सोललेस वुमन. आपने ये शायद एक किस्सा भी सुना होगा. मैं किसी उसमें अभी तो मेरे लेक्चर में मैं वो नहीं सुना सकता, मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि एक बंदा जाता होता है तो क्या नाम है, जंगल में बैठे होते हैं, एक दरखान होता है और एक पेंटर होता है और एक जो है वो दर्जी होता है. तो वो एक जगह पे सो जाते हैं. तो अब वो कहते हैं कि जो ना जो दरखान होता है उसका काम होता है कि वो ड्यूटी करे, देखभाल करे ना, कि नहीं कि रखवाली के लिए कि बाकियों को कोई जानवर वो ना कर जाए. तो अब वो दरखान जो होता है वो बैठा होता है, तो वो कहता है यार मैं कोई काम ही कर दूँ ऐसे जो बैठा हूँ ना. तो वो लकड़ियाँ काट के ना एक औरत का मुजस्समा बना देता है. फिर जो दर्जी होता है वो कहता है कि यार इसने मुजस्समा बनाया हुआ था, तो वो उसके लिए कपड़े सी कर उसको ना वो कर देता है. उसके बाद जो अल्लाह वाला एक तीसरा बंदा अल्लाह वाला होता है, तो वो अल्लाह वाला जो है ना उसमें आकर अल्लाह मियाँ को कहता है कि अल्लाह मियाँ ये जिस्म है, इसने अच्छे कपड़े वो भी पहने हुए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें रूह फूंक दे. तो वो उसके बाद उस खातून में रूह आ जाती है. बाद में उनका आपस में झगड़ा होता है, तो वो मैं बाद में किसी और लेक्चर में आपको अलहदा में बताऊंगा. तो सोललेस वुमेन को जो है ना आर्ट की सूरत में जो है ना देख कर शायर जो था, पेंटर था, ही फेल इन लव विद दैट वुमेन ना. यानी एक्चुअल वुमेन नहीं होती, सोललेस वुमेन होती है, लेकिन वो पेंटर उसको इतने खूबसूरत अंदाज में बनाता है कि लेटर ऑन ही फेल इन लव विद हिज ओन सोललेस पेंटिंग ऑफ द वुमेन. The half-scoffing, half-earnest, and wholly bewildered state of this Oriental scientist's mind is clearly indicated between the lines of letter to his old masters.
हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजारस whom he meets by the chance, ये सारी उसकी डिफरेंट माई लास्ट टचेस के हवाले से है। तो हम अगली उसमें देखते हैं। ये उसके डिफरेंट सारे वर्क्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम ब्राउनिंग की प्लेस और मैसेज देखते हैं लिटरेचर में ना। Browning's place in our literature will be better appreciated by the comparison with his friend Tennyson। जब हम टेनिसन के साथ उसका मुकाबला करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वो बेहतर था और किन ग्राउंड्स के ऊपर वो टेनिसन से लेसर इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल एक चार्ट तो जो है वो ऑब्सक्योरिटी का हो गया कि ब्राउन टेनिसन जो है वो जैसा भी शायर था लेकिन वो दिल को टच करता था। दैट कैन बी he was able to be read by any common man whom we have just studied। In one respect at least, these poets are in perfect accord, each find and love the supreme purpose and meaning of life। इन्हीं दोनों अल्फ्रेड टेनिसन भी यही समझता था और ब्राउनिंग भी यही समझता था कि लव जो है वो जिंदगी का मकसद है और रियल पर्पस सुप्रीम पर्पस ऑफ मैन ऑन दिस लाइफ और मीनिंग ऑफ लाइफ जो है दैट इज हिडन इन द लव। इन अदर रिस्पेक्ट्स स्पेशली इन देयर मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग द ट्रूथ, जो सच्चाई की तरफ जाने का तरीका या सच्चाई को एक्सप्लोर करने का जो अंदाज था मेथड था वो दोनों का एक है। द टू मैन आर द एग्जैक्ट अपोजिट, तो वो एक दूसरे के मुखालिफ है। टेनिसन इज द फर्स्ट आर्टिस्ट एंड देन द टीचर, जबकि वाइल जब ब्राउनिंग जो है उसका मैसेज इज ऑलवेज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड ही इज केयरलेस टू केयरलेस ऑफ द form in which it is expressed। Again, Tennyson is under the influence of the Romantic Revival and chooses his subjects daintily, but all the fish और वो नहीं कर पाता that comes to the Browning's net ना। ब्राउनिंग के वो अलग-अलग करता है। टेनिसन जो है वो चीज़ों की सॉर्टिंग करता है, तरतीब करता है कि मेरे मैसेज में कौन सी चीज़ आए या ना आए। जबकि ब्राउनिंग के नेट में यानी जाल में जो चीज़ भी आता है वो उसे पकड़ कर अपनी पोइट्री में लगा देता है। ही टेक्स कामली एंड अगली सब्जेक्ट्स विद इक्वल प्लेयर, जबकि ब्राउनिंग जो है उसके अच्छे बुरी सारे सब्जेक्ट्स इवन वर्ड्स में भी वो कॉन्शियस नहीं है और वो उनमें इक्वली प्लेयर महसूस करता है। एंड एम्स टू शो दैट द ट्रूथ लाइज हिडन इन बोथ इविल एंड गुड। इस हवाले से बहरहाल जो है ना ब्राउनिंग के जो मदाह हैं फैंस हैं वो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ गुड एंड इविल। सो शायर को जो है ना इस तरह की सॉर्टिंग आउट नहीं करनी चाहिए। ही शुड कन्वे हिज मैसेज। His contrast is all the more striking when we remember that the Browning essentially scientific attitude was taken by a man who refused to study the science। Tennyson, whose works is always artistic, never studied art। इसने क्या नाम है कभी साइंस को स्टडी नहीं किया लेकिन वो साइंटिफिक अंदाज में ले जाता है, जबकि टेनिसन जो है वो आर्ट को आइडियलाइज करता है जबकि उसने आर्ट कभी स्टडी नहीं किया था but was devoted to the sciences, while Browning, whose work is seldom artistic in the form, thought that art was the most suitable subject for a man's study। ये ब्राउनिंग का था। ये वही ऐसे ही रोला है, मैं आपको समझाऊं कि जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल का था ना। प्लेटो खुद शायर था लेकिन वो शायरों के खिलाफ था, जबकि अरिस्टोटल खुद साइंटिस्ट था लेकिन वो शायरी के हक में था। तो सेम जो है ना वो ब्राउनिंग और इसका टेनिसन का है। टेनिसन ब्राउनिंग जो है टेनिसन जो था वो साइंस में इंटरेस्टेड था लेकिन आर्ट में साइंस का बंदा था लेकिन आर्ट में इंटरेस्ट रखता था, जबकि ब्राउनिंग जो है वो आर्ट का बंदा था जबकि साइंस में इंटरेस्ट रखता था। The two poets differ even more widely in their respective messages। Tennyson's message reflects the growing order of the age and is summed up in the word law in his views, and the individual will must be suppressed and the self must always be subordinated। वो कहता था कि सेल्फ इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि इवन इंडिविजुअल जो हमारी फ्रीडम्स हैं that might be sacrificed on the for the sacrificial uh, uh, training, sacrificial achievement of the law and order। जबकि the self must always be subordinated। His resignation is at the times almost oriental in his fatalism, and occasionally it suggests this Schopenhauer in its mixture of the fate and the pessimism। जबकि ब्राउनिंग का मैसेज ऑन द अदर हैंड इज द ट्रायम्फ ऑफ द इंडिविजुअल विल पावर ओवर द ऑब्स्टेकल्स, के इंसान जो है वो
जो मुखालिफ मज़ाहमतें होती हैं, जो उसकी obstacles होती हैं, उनके खिलाफ इंसान उठ खड़ा होता है। एंड द सेल्फ इज़ नॉट सबऑर्डिनेट बट द सुप्रीम। There is nothing oriental, doubting, nothing doubtful, nothing pessimistic in the whole range of his poetry. ये उसका मैसेज पोइट्री का वो था, स्टांस भी उसका यही है। इसी वजह से इन रीजंस के ऊपर हम उसको ऑप्टिमिस्ट पोइट कहते हैं। His is the voice of the Anglo-Saxon standing upon the face of all the obstacles and saying, I can and I will, कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी सही। He is therefore far more radically Englishman than Tennyson, and it may be for this reason that he is the more studied, and that, while youth delights in Tennyson's, manhood is better satisfied with the Browning. Because of his inconvincible will and optimism, Browning is at present regarded as the poet who has spoken the strongest word of faith to an age of doubt. His energy, his cheerful courage, his faith in life and in the development that waits us beyond the portrayals of the dead are like a bugle call to the good living. This sums up that his present influence upon the minds of those who had learned to appreciate him. Of the future, we can only say that both at home and abroad, he seems to be gaining steadily an appreciation by the years go by कि जो ब्राउनिंग ने फेम हासिल की थी वो अभी आने वाले सालों में भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बहरहाल कि हर शायर का अपना टेस्ट होता है। टेनिसन जो है वो ब्राउनिंग नहीं हो सकता कि क्योंकि जो टेनिसन की स्ट्रेंथ्स हैं वो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। जब हम टेनिसन पढ़ रहे थे तो हमें ऐसे लगा था शायर कि ही इज़ द पोइट ऑफ द हर्ट, तो ब्राउनिंग जो है ही इज़ द पोइट ऑफ द माइंड। तो दोनों की अलग-अलग जगह है। बहरहाल हमने कंपैरिजन और कंट्रास्ट में भी देख लिया है। तो अगले लेक्चर में हम जो है ना हमारी पोइट्री का मेजर सेक्शन ये था अल्फ्रेड टेनिसन और ब्राउनिंग ना। तो अगले सेक्शन में हम विक्टोरियन एज के नॉवेल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।